हमारे प्यारे विद्यार्थियों एवं सम्मानित शिक्षकों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 9 की नई हिंदी पाठ्य पुस्तक गंगा के काव्य खंड से पाठ 10 भारती जय विजय करे की अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में इस कविता के हिंदी अनुवाद को समझा था, हिंदी व्याख्या को समझा था। आज के वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को प्रारंभ कर देते हैं। कविता पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं उसमें सबसे पहले रचना से संवाद पर प्रश्न है, जिसमें कि मेरे उत्तर मेरे तर्क, जो कि हर पाठ में दिया गया है इस पुस्तक के। तो सबसे पहले मेरे उत्तर मेरे तर्क वाले प्रश्न को हम देखेंगे। यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, उसमें 4 उत्तर दिए गए हैं। उन 4 में से आपको कौन सा सही लगता है वो आपको बताना है और कारण भी बताना है कि वो सही क्यों लगता है। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें, भारती जय विजय करे कविता में विशेष रूप से भारत की भौगोलिक संरचना की प्रशस्ति की गई है, भारत की सांस्कृतिक विविधता बताई गई है, भारत के ज्ञान प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है, भारत के खनिज पदार्थों के बारे में बताया गया है। इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो मित्रों, इसमें से उत्तर सही जो है वो है ग वाला, भारत के ज्ञान प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। क्यों सही है, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। यहाँ पे तर्क आपको देना है क्यों सही है, क्योंकि कविता में केवल भूगोल ही नहीं बल्कि ओंकार के माध्यम से ज्ञान और कनक शस्य के माध्यम से संपन्नता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि कनक शस्य कमल धरे पंक्ति का भावार्थ क्या है? भारत की धन धान्य संपन्नता, भारत की नदियों का सौंदर्य, भारत के लोक जीवन की सुंदरता, भारत की सैन्य औद्योगिक विकास। तो इसमें से जो सही उत्तर है, क्योंकि कनक शस्य कमल धरे, यहाँ पर फसलों को क्या बताया गया है? सोने जैसी फसलें हैं। तो यहाँ पर भारत की धन धान्य संपन्नता, ये वाला उत्तर हो जाएगा, का वाला सही होगा। क्यों होगा? तो मित्रों, इसको इस प्रकार से आप उत्तर लिख लेंगे कि कनक शस्य अर्थ सोने जैसी मूल्यवान फसलों अनाज से है, जो देश की कृषि और संपन्नता को दर्शाती है। आगे हमारा प्रश्न है कि समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्तियां हैं, गंगा ज्योतिर्जलकण, धवलधार हार गले, गर्जी तोरमी सागर जल, धोता सुचि चरण युगल, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, ध्वनित दिशाएं उदार सत मुखरे। तो ये वाला लास्ट वाला इसका ध्वनित दिशाएं वाला उत्तर होगा। और क्यों होगा, ये यहाँ पे तर्क आपको देना है, लिखना है। यह पंक्ति भारत के अनेक विचारों, स्वरों और महान सांस्कृतिक प्रभाव के चारों दिशाओं में गूंजने का संकेत देती है। आगे प्रश्न है कि कविता की भाषा शैली किस विशेषता से संपन्न है? सरल बोलचाल की भाषा, संस्कृतनिष्ठ समासयुक्त, सरस और हास्य व्यंग्यपूर्ण, संवादात्मक, विश्लेषणात्मक। तो मैंने जब कविता पढ़ाई थी आपको बताया था कि इस कविता की भाषा है संस्कृतनिष्ठ, तो समासयुक्त, तो ये वाला उत्तर होगा। क्यों है उसका आपको तर्क लिखना है। कविता में कनक शस्य कमल धरे और ज्योतिर्जल कण जैसे सामासिक पदों और संस्कृत के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, इसलिए इसकी भाषा क्या है? संस्कृत निष्ठ और समासयुक्त है। अगला प्रश्न है कि भारत के वस्त्रों में तरु तृण वन लता और गले में गंगा धारा को चित्रित कर कवि किस प्रकार की चेतना का संदेश देते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पर्यावरणीय सांस्कृतिक, राष्ट्रीयता देश प्रेम, ऐतिहासिक और भौगोलिक, और सामाजिक और राजनीतिक। मित्रों, इसका जो सही उत्तर है पर्यावरणीय और सांस्कृतिक। क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकृति वन नदी को देवी के वस्त्रों के रूप में दिखाकर कवि ने पर्यावरण के प्रति सम्मान और भारतीय संस्कृति की महानता को जोड़ा है, इसलिए ये उत्तर आपका सही होगा। अब दूसरे प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, अर्थ और भाव से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझते हुए उसका भाव बताना है, यानी कि कविता दी रहेगी उसका आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है, व्याख्या लिखनी है। तो यहाँ पर पहले कविता की पंक्तियां दी गई हैं, आप देख लीजिए। लंका पदतल शतदल, गर्जित और मी सागर जल, धोता सुचि चरण युगल। इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना है, व्याख्या लिखनी है। इस पंक्ति का भाव यह है कि भारत का भौगोलिक स्वरूप किसी दिव्य देवी के समान है। भारत के मानचित्र में सबसे नीचे स्थित श्रीलंका भारत माता के चरणों में रखे हुए एक कमल के समान सुशोभित होती है। समुद्र की गरजती हुई लहरें निरंतर भारत माता के पवित्र चरणों को पखारती, मतलब धोती रहती हैं, जो इसकी भौगोलिक महानता और शुद्धता को दर्शाती हैं। फिर कविता की 3 लाइनें दी गई हैं, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार,
शतमुख शतरव मुखरे। अब इनका आपको अनुवाद लिखना है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत केवल मिट्टी का पिंड नहीं है, मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक चेतन सत्ता है। भारत के प्राणों में ओंकार, ईश्वर का प्रतीक शब्द ओंकार की गूंज समाहित है, और भारत की उदार दिशाएं सैकड़ों प्रकार के स्वरों, महान विचारों और सांस्कृतिक विविधताओं से इस प्रकार मुखरित हैं कि पूरा विश्व इसकी ज्ञान परंपरा से आलोकित हो रहा है। अब कविता के अर्थ के प्रश्न खत्म। अब आता है मेरी समझ और मेरे विचार। आपने कविता पढ़ी, आपकी समझ से, अपनी समझ से इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर आपको लिखने हैं। कविता में कवि किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है, मतलब कविता में जो कवि की कौन सी भावना यहाँ पर दिखाई दी गई है। तो इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रखर देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति अगाध आस्था की अभिव्यक्ति यहाँ पर मिलती है। कवि भारत को केवल एक भौगोलिक भूमि ना मानकर उसे एक चेतन सत्ता और देवी के रूप में देखता है। उसके शब्दों में राष्ट्र के प्रति गौरव है, प्रकृति के प्रति सम्मान है, और भारत की ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित कर देखने की तीव्र लालसा स्पष्ट रूप से झलकती है। फिर इसमें प्रश्न आता है, कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है? क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, यह पूर्णतः सत्य है कि बिल्कुल बिल्कुल राइट है। मतलब प्रकृति का संरक्षण करना मतलब प्रकृति की रक्षा करना, पेड़ पौधों की, पानी की, बिजली की, सब चीज की जो रक्षा हम करते हैं, करना भी देश प्रेम का एक अनिवार्य रूप है। कवि ने भारत के अंगों के रूप में वृक्ष, वन, नदी, हिमालय का वर्णन किया है। यदि हम अपने देश की नदियों को प्रदूषित होने से मतलब गंदा होने से बचाते हैं, या वनों को, जंगलों को संरक्षण करते हैं, आग लगने से बचाते हैं, कटने से बचाते हैं, तो हम वास्तव में अपनी भारत माता के उस स्वरूप की रक्षा कर रहे होते हैं जिसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना राष्ट्र की संपन्नता और भविष्य को सुरक्षित करना है। अगला प्रश्न आता है कि कनक सस्य कमल धरे, ये है इस पंक्ति में भारत भूमि की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। देखिए, शस्य, शस्य का मतलब होता है फसल, जो हमारे खेतों में जो भी कुछ भी पैदा होता है वो सब शस्य है। तो शब्द का अर्थ है उपज या फसल। तो भारत की बहुभाषिकता इसे समृद्ध बनाती है। जहां इसे संस्कृत में फसल को बोलते हैं शस्यम, पंजाबी में बोलते हैं उपज, मराठी में बोलते हैं पीक, और बांग्ला में बोलते हैं फसल, जैसे विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। यह विविधता दर्शाती है कि भारत के हर कोने में कृषि और श्रम का महत्व समान है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुट शुभ्र हिम तुषार। ये जो पंक्ति आई है कविता में, ये जो लाइन आई है, इसमें हिमालय को भारत माता का मुकुट बताया गया है। क्यों भाई? तो मित्रों देखिए, हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित विशाल पर्वत श्रृंखला है। वह ऊंचा है, भव्य है, सफेद है और गौरवपूर्ण है। कवि ने उसे भारत का मुकुट क्यों कहा है? मुकुट इसलिए कहा है क्योंकि जैसे मुकुट किसी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा देता है, उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, सम्मान को बढ़ा देता है, वैसे ही हिमालय भारत की भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक गरिमा को बढ़ाता है। और भारत की बर्फ से ढकी चोटियां भारत की पवित्रता और महानता का प्रतीक हैं, इसलिए उसको मुकुट कहा गया है। अब मित्रों आगे जो प्रश्न है, विधा से संवाद कविता का सौंदर्य के प्रश्न है। तो यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। देखिए, भारती जय विजय करे, कनक सस्य कमल धरे। इन पंक्तियों में कवि ने चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए भारत भूमि का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता की कुछ अन्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है, उनमें से आपको उसकी लाइन बतानी है कि कौन सी लाइन आएगी। तो यहाँ पर विशेषताएं, और आपकी किताब में ये मिल जाएगा आपको। तो प्रकृति का मानवीकरण कौन सी लाइन में किया गया है? प्रकृति का मानवीकरण। तो यहाँ पर लाइन हो जाएगी, धोता सुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। तो ये जो लाइन है इनमें मानवीकरण है। कैसे? यहाँ सागर को एक जीवित इंसान की तरह दिखाया गया है,
जो भारत माता के दोनों चरणों को धो रहा है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार, क्योंकि समुद्र को मनुष्य की तरह दिखाया गया है, पैरों को धोने वाला कोई आदमी दिखाया गया है। अब आलंकारिक प्रयोग कौन सी लाइनों में हुआ है? तो आलंकारिक प्रयोग हुआ है इसमें, अंचल में खचित सुमन, मतलब आंचल में फूल जड़े हुए हैं। तो यहाँ धरती के वनों और फूलों की तुलना आंचल में जड़े हुए रत्नों फूलों से की गई है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब अगली जो विशेषता है, समस्त पद और सामासिक पद का प्रयोग, तो ये इस लाइन में हुआ है। कनक सस्य कमल धरे या तरु तृण वन लता वसन। तो निराला जी ने कई शब्दों को जोड़कर सामासिक शब्दों का सुंदर यहाँ पे प्रयोग किया है। अब बात करते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए, मुकुट, शुभ्र, हिम, तुषार, प्राण, प्रणव, ओंकार, ये जो है संस्कृत निष्ठ भाषा है। पूरी कविता तत्सम प्रधान है, जहां पर शुभ्र, तुषार, प्रणव जैसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न आता है विषयों से संवाद। तो स्वतंत्रता पूर्व लिखी इस कविता में भारत को ज्ञान, कृषि और संस्कृति के प्रतीक परिचायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान संदर्भ में यदि आपको भारत को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिले तो आप भारत की किन विशेषताओं और विविधताओं को उसमें सम्मिलित करें? यदि वर्तमान संदर्भ में भारत को नए रूप में प्रस्तुत करते हैं तो मैं निम्नलिखित विशेषताओं को सम्मिलित करना चाहूंगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तकनीकी प्रगति। तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे इसरो की उपलब्धियों में वैश्विक पहचान के बारे में लिखूंगा। फिर आधुनिक बुनियादी ढांचा, देश में निर्मित हो रहे आधुनिक एक्सप्रेसवे, डिजिटल भुगतान प्रणाली और स्मार्ट शहरों के नेटवर्क के बारे में लिख सकते हैं। युवा शक्ति और नवाचार के बारे में लिख सकते हैं। भारत के नए नए व्यापारों, पारिस्थितिकी तंत्र और युवाओं के नए विचारों को एक नई शक्ति के रूप में दिखाना, ये भी हम दिखा सकते हैं। और वैश्विक नेतृत्व भी दिखा सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व शांति और मानवता की सेवा में भारत की भूमिका को हम दिखा सकते हैं। फिर इसी में दूसरा प्रश्न आता है कि शतमुख और शतरव मुखरे पंक्ति में भारत के विविध पर्व, उत्सव, रीति रिवाज के किस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करते हैं? तो देखिए, शतमुख मतलब 100 मुख और शतरव 100 ध्वनियां। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ है 100 मुखों से निकलने वाली सैकड़ों ध्वनियां। यह भारत की बहुभाषिकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। भारत के अलग अलग राज्यों के पर्व जैसे दिवाली, पोंगल, ओणम, ईद और रीति रिवाज ये भले अलग हों, लेकिन वे सभी भारतीयता के एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। जब ये विविध स्वर एक साथ मिलकर भारत माता की वंदना करते हैं तो वे एक शक्तिशाली सामूहिक चेतना का निर्माण करते हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को जीवंत बनाती है। इसमें तीसरा प्रश्न है, भारत को सुदृढ़ करने में इसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त लेख लिखिए। तो भारत की सुदृढ़ता के आधार भारत की शक्ति, उसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के त्रिकोण पर टिकी है। यहाँ की जो प्रकृति है, नदियाँ, हिमालय, वन न केवल संसाधन प्रदान करती हैं बल्कि देश की सुरक्षा, कवच और पहचान के रूप में भी कार्य करते हैं। हमारी संस्कृति हमें उदारता और विविधता में एकता सिखाती है, जो समाज को आपस में जोड़े हुए रखती है। वहीं भारत की जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, जिसका प्रतीक है ओंकार, हमें वैचारिक स्पष्टता और आध्यात्मिक गहराई प्रदान करती है। ये तीनों तत्व मिलकर एक ऐसे तो सुदृढ़ सुदृढ़ आधार का निर्माण करते हैं जो भारत को विश्व पटल पर एक अद्वितीय और शक्तिशाली राष्ट्र बनाता है। ऐसे ही अगला इसमें प्रश्न हो जाएगा कि कविता में गंगा को भारत के स्वच्छ और श्वेत हार एवं हिमालय को मुकुट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वर्तमान संदर्भ में बताइए कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने हमारी नदियों और हिमालय को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो देखिए, कविता में जो श्वेत हार और हिमालय को मुकुट कहा गया है, लेकिन आज की स्थिति चिंताजनक है। देखिए, हिमालय पे क्या प्रभाव हो रहा है। अब हिमालय को मुकुट तो कहा है, लेकिन हिमालय पे प्रभाव पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। मतलब जो हमेशा सफेद रहता था वो पिघल जाएगा, तो हमेशा सफेद नहीं रह पाएगा। तो जिससे क्या होगा, बर्फ की जो शुभ्र सफेद जो चादर है वो कम हो रही है, और भविष्य में क्या होगा, जल संकट का खतरा बढ़ जाएगा। पानी के लिए त्राही त्राही मच सकती है, और उससे क्या होगा, नदियों पर प्रभाव पड़ेगा। बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण और कचरे के कारण गंगा जैसी नदियों का जो ज्योतिर्जल था, प्रकाशमयी जल था,
वो भी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, जिससे कि उनकी पवित्रता और जलीय जीवन दोनों संकट में है। जल में जो जीव रहते हैं उनका जीवन भी संकट में है। अब आता है भारत के विविध रंग भारत के। तो आप ये तो एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है कि आप अपने कक्षा समूह अपना क्लास में ग्रुप बनाइए और ग्रुप में मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर आधारित एक पावर पॉइंट प्रस्तुति पोस्टर बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, कोलाज तैयार कर सकते हैं और इसे अपनी कक्षा में दिखा सकते हैं। आप भारत के विभिन्न राज्यों पर केंद्रित पावर पॉइंट बना सकते हैं, पोस्टर, चार्ट, कोलाज बना सकते हैं। ठीक है, तो इस गतिविधि में क्या कर सकते हैं, देखिए इस गतिविधि बोलते हैं एक्टिविटी, ठीक है ना। तो इसके लिए छात्र निम्नलिखित बिंदुओं को अपने पोस्टर या प्रस्तुति में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप पोशाक दिखा सकते हैं, पोशाक मतलब ड्रेस, जो कपड़े पहनते हैं मतलब। तो उत्तर भारत का क्या है, कुर्ता पाजामा, ठीक है, दक्षिण की लुंगी कमीज और पूर्व पश्चिम की क्षेत्रीय वेशभाषा। फिर नृत्य दिखा सकते हैं आप, कथक, भरतनाट्यम, भांगड़ा या बिहू जैसे विविध नृत्यों का चित्र आप दिखा सकते हैं। खान पान, खान पान में विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजन जैसे दाल बाटी, डोसा, इडली, सरसों का साग। और वास्तुकला में आप दिखा सकते हैं दक्षिण के भव्य मंदिर और उत्तर के ऐतिहासिक स्मारक दिखा सकते हैं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पाठ 10 भारती जय विजय करे की सभी प्रश्न और व्याख्या को पहले ही समझ चुके हैं। बहुत ही सरल भाषा में हमने इनको सबको पूरा कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है अब इस पाठ से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो आप उसका उत्तर बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाने का यह तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी कक्षा 9 हिंदी गंगा पुस्तक की कोई भी चैप्टर आपसे यहाँ से मिस ना हो। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं कमेंट का उत्तर स्वयं देता हूँ। कोई भी प्रश्न होगा मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले पाठ में, अगले वीडियो के साथ।